रामपुर की संकरी गलियां घने कोहरे की चादर ओढ़े अभी सो ही रही थीं। लेकिन गायत्री देवी का दिन बहुत पहले शुरू हो चुका था। पिछले 20 वर्षों से खुरदुरी सड़क पर उनकी झाड़ू की सर की लयबद्ध आवाजें इस कस्बे के लिए पहली अलार्म घड़ी बन गई थी। अपनी फटी हुई सूती साड़ी में ठिठुरते हुए वह बिहार की सर्दियों की बर्फीली हवा से खुद को बचाने के लिए पल्लू को अपने सिर के चारों ओर कस लेती हैं। उनके ऊपर सड़क की बत्तियां कमजोरी से टिमटिमा रही थीं, लंबी और विकृत परछाइयां बना रही थीं, जो उनकी थकी हुई बाहों की हर हरकत के साथ नाचती थीं। गायत्री के लिए यह धूल सिर्फ गंदगी नहीं है, यह वह युद्ध का मैदान है जहां वह अपने बेटे के भविष्य को संवारने के लिए नियति के खिलाफ रोज एक जंग लड़ती हैं। उनकी हथेलियां उन पत्थरों की तरह कठोर हो गई हैं जिन्हें वह साफ करती हैं। त्वचा फट गई है और एक सफाई कर्मचारी के रूप में उनकी पहचान की स्थायी गंदगी से सनी हुई है। हर बार जब वह कूड़ा उठाने के लिए नीचे झुकती हैं, तो उनकी पीठ के निचले हिस्से में एक तेज दर्द उठता है, जो उन्हें उनके बूढ़े होते शरीर की याद दिलाता है। फिर भी वह कभी आराम करने के लिए नहीं रुकती। वह जानती हैं कि कूड़े का हर ढेर उन्हें अर्जुन की कोचिंग की फीस भरने के कुछ रुपये और करीब ले जाता है। खुली नालियों की बदबू दम घोटने वाली है, लेकिन गायत्री के लिए इसमें त्याग की महक आती है। वह भगवान शिव से अपने लिए धन नहीं, बल्कि बस थोड़ी देर और झाड़ू थामे रहने की शक्ति मांगती हैं। अर्जुन के विचार ही वह ईंधन है जो उन्हें अंधेरी सुनसान गलियों में चलते रहने की ताकत देते हैं। वह इस कीचड़ में खिला हुआ कमल है, एक ऐसा लड़का जो इतना होनहार है कि स्कूल के शिक्षक भी उसकी बुद्धि का सम्मान करते हैं। उन्हें याद है कि कल रात वह कितनी देर तक जागता रहा था। केरोसिन लैंप की मंद रोशनी में पढ़ाई करता रहा, क्योंकि बिजली फिर से काट दी गई थी। आज सुबह जब उन्होंने उसके सोते हुए मासूम और दृढ़ चेहरे को देखा, तो उन्होंने खुद से वादा किया कि उनके कपड़ों की धूल कभी उसकी किस्मत को नहीं छुएगी। वह एक ऊंची कुर्सी पर बैठने के लिए बना है, अपनी बदनसीब मां की तरह सड़कों पर बैठने के लिए नहीं। अपने पति की मृत्यु की याद आज भी कोहरे में एक भूत की तरह उन्हें सताती है। वह उनकी झोपड़ी के फर्श पर खून की उल्टियां करते हुए मर गए थे, क्योंकि उनके पास अस्पताल के वार्ड बॉय को बिस्तर के लिए रिश्वत देने के पैसे नहीं थे। उस रात खून का नार में अपनी चीखों और पड़ोसियों की क्रूर खामोशी के बीच गायत्री ने देवताओं से एक गंभीर प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने कसम खाई थी कि गरीबी उनकी पीढ़ी के साथ खत्म हो जाएगी और अर्जुन एक साहब बनेगा, एक ऐसा आदमी जो सम्मान का आदेश देता है, वह नहीं जो इसके लिए भीख मांगता है। बेबसी से पैदा हुआ वह गुस्सा एक फौलादी संकल्प में बदल गया, जिसने एक कमजोर विधवा को दृढ़ संकल्प के किले में बदल दिया। जैसे जैसे सूरज उगने लगता है, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों में रंगता है, कस्बा जागने लगता है। अपनी दुकानों के शटर खोलते दुकानदार उन्हें दया और तिरस्कार के मिश्रण से देखते हैं। अक्सर लापरवाही से अपना कचरा उनके पैरों के पास फेंक देते हैं। अरे ठीक से साफ करो बुढ़िया, कोई चिल्लाता है। लेकिन गायत्री का सिर विनम्रता में झुका रहता है। उनके कान उनके अपमान के प्रति बहरे हो चुके हैं। वह अपने छोटे से ब्रेक के दौरान खाई जाने वाली सूखी रोटी के साथ अपने स्वाभिमान को निगल लेती हैं, यह जानते हुए कि उनकी असली गरिमा अर्जुन के रिपोर्ट कार्ड में निहित है। दुनिया आज उन पर थूक दे, कल वे उनके बेटे को सलाम करेंगे, और यही इस क्रूर समाज के खिलाफ उनका अंतिम बदला होगा। अर्जुन बचपन से ही अपनी मां के हाथों में झाड़ू के वजन को समझता था। उसने कभी भी दिवाली पर खिलौने या नए कपड़ों की मांग नहीं की, यह अच्छी तरह जानते हुए कि बचाया गया हर रुपया आईएएस अधिकारी बनने के उसके सपने की ओर एक कदम है। कभी कभी वह सरसों के तेल से उनके दर्द भरे पैरों की मालिश करने की कोशिश करता था। उसके छोटे हाथ दबे हुए जज्बातों से कांपते थे। मां, एक बार जब मैं कलेक्टर बन जाऊंगा तो तुम कभी झाड़ू को हाथ नहीं लगाओगी। वह आंखों में आंसू लिए वादा करता था। वे शब्द वह अमृत हैं
जिसे गायत्री अपने अस्तित्व की कठोर वास्तविकताओं से बचने के लिए पीती हैं। एक मधुर संगीत जो अराजक सड़कों के शोर को दबा देता है। सुबह की पाली खत्म हो जाती है और सूरज अब आग बरसा रहा है, उनकी गर्दन को जला रहा है। गायत्री अपने औजारों को समेटती हैं। उनका शरीर थक चुका है, लेकिन उनकी आत्मा अटूट है। वह अपनी साड़ी की गांठ में अपनी अल्प कमाई को कसकर पकड़ते हुए बस्ती में अपनी छोटी जर्जर झोपड़ी की ओर वापस चलती हैं। आज एक खास दिन है। प्रारंभिक परीक्षाओं के परिणाम जल्द ही आने की उम्मीद है। चलते चलते वह लाल बत्ती वाली एक सरकारी गाड़ी को सायरन बजाते हुए गुजरते देखती हैं। वह रुकती हैं और लालच भरी नजरों से उसे घूरते हुए अर्जुन को ऐसी ही एक कार के अंदर बैठे हुए कल्पना करती हैं, इस बात से बेखबर कि यह सपना जल्द ही उससे कहीं अधिक भारी कीमत मांगेगा, जिसकी वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। दिल्ली जाने वाली ट्रेन की सीटी ने गायत्री के दिल को चीर कर रख दिया था। जैसे शरीर से आत्मा अलग हो रही हो। अर्जुन को विदा करते समय उन्होंने अपनी आंखों में आंसू नहीं आने दिए, क्योंकि वे अपशकुन माने जाते हैं, लेकिन उनका मन किसी अनिष्ट की आशंका से कांप रहा था। उसकी कोचिंग की फीस भरने के लिए उन्होंने अपनी शादी की आखिरी निशानी, सोने की बालियां और पुश्तैनी जमीन का छोटा सा टुकड़ा साहूकार के पास गिरवी रख दिया था। अब उनके पास सिवाय उस खाली झोपड़ी और बूढ़ी हड्डियों के कुछ नहीं बचा था। लेकिन उनकी आंखों में एक सपना तैर रहा था जो किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती था। वह जानती थी कि यह वियोग अस्थायी है, एक बेहतर भविष्य की कीमत जो उन्हें चुकानी ही होगी। महीने साल में बदल गए और गायत्री का जीवन एक मशीनी दिनचर्या बन गया, जो सिर्फ पैसे कमाने और भेजने के इर्द गिर्द घूमता था। उन्होंने दोहरी शिफ्ट में काम करना शुरू कर दिया। सुबह सड़कों की सफाई और शाम को बड़े घरों के शौचालयों की धुलाई। उनके हाथ अब इतने खुरदरे हो गए थे कि वे रेशम के कपड़े को भी फाड़ सकते थे, और भूख उनकी निरंतर साथी बन गई थी। वह अक्सर रात को सिर्फ पानी पीकर सो जाती थी, ताकि डाकघर से भेजे जाने वाले मनी ऑर्डर में 10 रुपये और जुड़ सके। हर महीने जब वह अर्जुन के खाते में पैसे जमा करती, तो रसीद को अपनी छाती से ऐसे लगा लेती जैसे वह उनके बेटे का भेजा हुआ प्रेम पत्र हो, इस बात से अनजान कि वहां उसका बेटा बदल रहा था। उधर दिल्ली की चकाचौंध और मुखर्जी नगर की भीड़भाड़ में अर्जुन धीरे धीरे अपनी जड़ों को भूलने लगा था। अंग्रेजी बोलने वाले दोस्तों और रईस छात्रों के बीच उसे अपनी मां की पहचान बताने में शर्म महसूस होने लगी थी। जब कोई उसके पिता के बारे में पूछता तो वह बात घुमा देता, और मां का जिक्र आते ही वह उन्हें गांव में रहने वाली साधारण गृहिणी बता देता। सफाई कर्मचारी का बेटा होने का ठप्पा उसे एक कलंक लगने लगा था, जिसे वह अपनी सफलता की चमक से धो डालना चाहता था। उसने अपने पहनने ओढ़ने का ढंग बदल लिया और अपनी देहाती बोली को छोड़कर शहर की बनावटी शिष्टता ओढ़ ली, जिससे उसके और गायत्री के बीच की खाई और गहरी होती गई। फिर वह दिन आया जिसका गायत्री ने हर पल, हर सांस के साथ इंतजार किया था। यूपीएससी का परिणाम घोषित हुआ और अर्जुन का नाम सूची में चमक रहा था। पूरे रामपुर में जश्न का माहौल था। लोग ढोल बजा रहे थे और एक दूसरे को गुलाल लगा रहे थे। गायत्री, जो खुशी के मारे अपनी सुध बुध खो बैठी थी, ने अपनी जमा पूंजी से पूरी बस्ती में लड्डू बांटे। लोग उन्हें अब साहब की मां कहकर बुला रहे थे, और पहली बार उन्हें लगा कि उनकी पीठ पर लदा हुआ झाड़ू का बोझ उतर गया है। वह बार बार पड़ोसियों से कह रही थी, मेरा अर्जुन अब लाट साहब बन गया है, अब वह मुझे रानी की तरह रखेगा। लेकिन सफलता के साथ जो फोन आया, वह उम्मीद से कहीं ज्यादा रूखा और संक्षिप्त था। अर्जुन की आवाज में वह उत्साह नहीं था जिसकी गायत्री ने कल्पना की थी, बल्कि एक अजीब सी औपचारिकता थी। उसने बताया कि उसकी ट्रेनिंग मसूरी में शुरू होने वाली है और उसके पास अभी घर आने का बिल्कुल भी समय नहीं है। गायत्री फोन को कसकर पकड़े हुए उसकी आवाज में अपना पुराना बेटा तलाशती रही,
लेकिन वहां सिर्फ एक व्यस्त अधिकारी बोल रहा था। उसने मां के स्वास्थ्य के बारे में पूछने के बजाय अपनी नई जिम्मेदारियों और प्रोटोकॉल की बातें कीं। गायत्री ने इसे उसकी व्यस्तता समझकर खुद को तसल्ली दी। अपने दिल के उस कोने को अनदेखा कर दिया जो दर्द से टीस रहा था। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के सुरम्यवादियों में अर्जुन की मुलाकात नैना से हुई, जो एक बड़े राजनेता की बेटी थी। नैना की आधुनिकता, उसका आत्मविश्वास और उसकी अमीरी ने अर्जुन को पूरी तरह से मोहित कर लिया। उसे लगा कि नैना ही वह चाबी है जो उसे समाज के उस उच्च वर्ग में प्रवेश दिला सकती है जहां उसका जन्म नहीं हुआ था। नैना को प्रभावित करने के लिए अर्जुन ने अपने अतीत पर झूठ की एक मोटी परत चढ़ा दी। खुद को एक जमींदार परिवार का वंशज बताया। वह डरता था कि अगर नैना को उसकी मां के पेशे का पता चला तो वह उसे घृणा की दृष्टि से देखेगी और उसे छोड़ देगी। जब शादी का फैसला लिया गया तो अर्जुन के सामने सबसे बड़ी दुविधा उसकी मां थी। वह जानता था कि नैना के हाई प्रोफाइल मेहमानों और मीडिया के कैमरों के सामने उसकी मां की उपस्थिति उसके झूठ का पर्दाफाश कर देगी। उनकी फटी साड़ियां, उनकी देहाती भाषा और उनका व्यक्तित्व उस चमक दमक वाली दुनिया में फिट नहीं बैठता था जिसे उसने बनाया था। कई रातें करवटें बदलते हुए उसने अपनी अंतरात्मा से लड़ाई की, लेकिन अंततः उसकी महत्वाकांक्षा और झूठी शान ने उसके पुत्र धर्म को हरा दिया। उसने तय किया कि वह अपने जीवन के सबसे बड़े दिन अपनी मां को आमंत्रित नहीं करेगा। एक ऐसा पाप जो उसे ताउम्र नहीं छोड़ेगा। एक दोपहर डाकिया गायत्री के पास एक खाकी लिफाफा लेकर आया, जिसे देखकर उनकी बूढ़ी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सोचा कि अर्जुन उन्हें अपने पास बुलाने का बुलावा भेजा है, शायद हवाई जहाज का टिकट हो। लेकिन जब पड़ोस के एक पढ़े लिखे लड़के ने चिट्ठी पढ़ी तो गायत्री के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसमें लिखा था, मां, मैंने शादी कर ली है। काम के दबाव के कारण तुम्हें बता नहीं पाया और नहीं आ पाऊंगा। कुछ पैसे भेज रहा हूं, अपना ख्याल रखना। लिफाफे के साथ आए वो चंद हजार रुपये गायत्री के हाथों में अंगारों की तरह जल रहे थे, जिन्होंने उनके मातृत्व का मोल लगा दिया था। गायत्री उस चिट्ठी को लेकर अपनी अंधेरी कोठरी में घंटों बैठी रहीं, जैसे पत्थर की मूर्ति हो। उनकी आंखों से आंसू नहीं गिरे, क्योंकि यह दुख आंसुओं से बहुत गहरा था। यह उनकी आत्मा का विखंडन था, जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी जवानी, अपना सम्मान और अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी। उसने अपनी खुशी में उन्हें शामिल करना भी जरूरी नहीं समझा। वह उन नोटों को देख रही थी जो अर्जुन ने भेजे थे। क्या यही वह कीमत थी जो उसे दूध का कर्ज चुकाने के लिए उचित लगी? हर नोट पर गांधी जी की तस्वीर मानो उन पर हंस रही थी। उन्हें याद दिला रही थी कि पैसा रिश्तों को खरीद नहीं सकता, लेकिन रिश्तों को तोड़ जरूर सकता है। अगले दिन जब वह बाहर निकली तो उनकी चाल में वह उत्साह नहीं था जो अर्जुन के पास होने की खबर से आया था। पड़ोसियों ने जब मिठाई मांगी और बहू के बारे में पूछा तो गायत्री ने अपने फटे हुए दिल पर मुस्कान का पैबंद लगा लिया। वह बहुत बड़े काम में फंसा है, देश की सेवा कर रहा है। उन्होंने झूठ बोला, अपनी आवाज को कांपने से रोकते हुए। बहू भी बहुत बड़े घर की है, अभी समय नहीं है उनके पास। उन्होंने दुनिया के सामने अपने बेटे का बचाव किया, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में उसकी गलतियों को छुपाती थी। लेकिन अंदर ही अंदर उम्मीद की वह डोर जो उन्हें जिंदगी से बांधे हुए थी, अब हमेशा के लिए टूट चुकी थी। साल बीतते गए, जैसे सूखे पत्ते पेड़ से गिरकर हवा में बिखर जाते हैं। अर्जुन की शादी की उस कड़वी याद पर समय की धूल जम गई थी, लेकिन गायत्री के दिल में ममता का जो सोता था वह कभी नहीं सूखा। फिर एक दिन गांव के एक सरकारी बाबू ने, जो शहर से लौटा था, उन्हें खबर दी कि अर्जुन के घर बेटा हुआ है। यह समाचार गायत्री के सूखे जीवन में बारिश की पहली बूंद की तरह था। पोते का मुंह देखने की लालसा ने उनके पुराने अपमान
और अकेलेपन के सारे बांध तोड़ दिए। वह भूल गईं कि उन्हें शादी में नहीं बुलाया गया था। उन्हें बस यह याद रहा कि उनके वंश का दीपक अब दुनिया में आ चुका है और एक दादी का आशीर्वाद उस नन्हे प्राण का अधिकार है। उस रात गायत्री अपनी झोपड़ी में सो नहीं सकी। उन्होंने अपनी पुरानी संदूक को खोला और उसमें से अपनी सबसे अच्छी साड़ी निकाली, एक फीके हरे रंग की सूती साड़ी जिस पर कभी सुनहरी किनारी चमकती थी, जो अब काली पड़ चुकी थी। उन्होंने अपनी रसोई के डिब्बों को खंगाला और अपनी बची कुची जमा पूंजी को इकट्ठा किया। अर्जुन को बचपन में बेसन के लड्डू बहुत पसंद थे और गायत्री ने तय किया कि वह अपने हाथों से वही लड्डू बनाकर ले जाएंगी। बाजार से सबसे अच्छा बेसन और थोड़ा सा असली घी खरीदने के लिए उन्होंने अपनी दवाइयों के पैसे भी खर्च कर दिए। रसोई में जब बेसन भुनने की सोंधी खुशबू उठी तो उन्हें लगा जैसे वर्षों बाद उनके घर में कोई त्योहार मनाया जा रहा हो। अगली सुबह जब तारे अभी आसमान में टिमटिमा ही रहे थे, गायत्री बस अड्डे पर पहुंच गईं। उनके हाथों में कपड़े का एक थैला था जिसमें लड्डू का डिब्बा और पोते के लिए एक छोटा सा काला धागा और नजर का टीका था। बस पुरानी और खस्ताहाल थी, जिसमें यात्रियों की भीड़ बकरियों की तरह भरी हुई थी। कंडक्टर की फटकार और भीड़ के धक्कों के बीच गायत्री ने किसी तरह एक खिड़की वाली सीट पर अपनी जगह बनाई। जब बस का इंजन घरघराहट के साथ शुरू हुआ और उसने धूल का गुबार उड़ाया तो गायत्री का दिल जोरों से धड़कने लगा। यह केवल एक शहर की यात्रा नहीं थी, यह उनके बेटे की दुनिया में, जो अब उनसे बहुत दूर हो चुकी थी, प्रवेश करने का एक साहसी प्रयास था। बस हिचकोले खाती हुई पक्की सड़क पर दौड़ रही थी और बाहर के खेत खलिहान तेजी से पीछे छूट रहे थे। गायत्री के बगल में एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था, जिसने उनके सादे कपड़ों को देखकर लापरवाही से पूछा, अम्मा, कहाँ जा रही हो? इस उम्र में अकेले गायत्री की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने अपनी पीठ सीधी की और गर्व से कहा, बेटा, मैं शहर जा रही हूं। मेरा लल्ला वहां बहुत बड़ा अफसर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वह पूरे जिले का राजा। उनके शब्दों में इतना विश्वास था कि एक पल के लिए वह आदमी भी चौंक गया, लेकिन फिर उनकी फटी चप्पल और मैली साड़ी देखकर उसने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए मुंह फेर लिया। गायत्री को उस अजनबी की उपेक्षा से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। मन ही मन उस पल की कल्पना कर रही थी जब वह अर्जुन के आलीशान बंगले पर पहुंचेंगी। क्या अर्जुन उन्हें देखकर दौड़कर उनके गले लग जाएगा, जैसे बचपन में स्कूल से आने पर लगता था? क्या उसकी पत्नी, जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा, उन्हें आदर से माताजी कहेगी? और सबसे बढ़कर उनका पोता, वह कैसा दिखता होगा? क्या उसकी आंखें अर्जुन जैसी होंगी या अपनी मां जैसी? लड्डू के डिब्बे को उन्होंने अपनी छाती से ऐसे लगा रखा था जैसे वह कोई अनमोल खजाना हो, डरते हुए कि कहीं भीड़ में वह दब न जाए। दोपहर होते होते बस शहर के शोरगुल और धुएं में प्रवेश कर गई। यहां की दुनिया गांव की शांति से बिल्कुल अलग थी। ऊंची इमारतें, तेज दौड़ती गाड़ियां और लोगों की बेरुखी गायत्री को डराने लगी थी। बस अड्डे पर उतरते ही रिक्शा वालों और कुलियों की आवाजों ने उन्हें घेर लिया। वह घबरा गईं, लेकिन फिर उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू में छिपा अर्जुन का पता निकाला और एक रिक्शा वाले को दिखाया। सिविल लाइंस, डीएम कोठी। उन्होंने पढ़ा लिखा न होने के बावजूद इन शब्दों को मंत्र की तरह रटा हुआ था। रिक्शा वाला, जो पहले उन्हें तुच्छ समझ रहा था, डीएम शब्द सुनते ही सतर्क हो गया और उन्हें अजीब नजरों से देखने लगा, शायद यह सोचकर कि यह बुढ़िया वहां झाड़ू पोछा करने जा रही होगी। रिक्शा शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों से गुजरते हुए पॉश इलाके की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वे सिविल लाइंस के करीब पहुंच रहे थे, शोर कम होता गया और चौड़ी, साफ सुथरी सड़कें और बड़े बड़े पेड़ों की छांव शुरू हो गई। यहां की हवा में भी अमीरी की महक थी। गायत्री अपनी सीट के किनारे पर बैठी थी। हर गुजरते हुए
बड़े घर को देखकर सोचती कि क्या यही अर्जुन का महल है। उनका दिल एक अजीब से डर और उम्मीद के मिश्रण से सिकुड़ रहा था। इतने सालों की दूरी और चुप्पी के बाद अचानक सामने आने पर अर्जुन क्या कहेगा, यह सवाल बार बार उनके मन में उठ रहा था। लेकिन पोते का चेहरा देखने की चाहत हर डर पर भारी पड़ रही थी। अंत में रिक्शा एक विशाल लोहे के गेट के सामने रुका, जिसके दोनों ओर बंदूकधारी पुलिस वाले पहरा दे रहे थे। गेट के अंदर एक लंबी सड़क थी जो एक सफेद औपनिवेशिक शैली के बंगले तक जाती थी, जिसके सामने एक सुंदर बगीचा और फव्वारा था। यही है डीएम साहब का बंगला, रिक्शा वाले ने कहा और अपना किराया मांगा। गायत्री ने कांपते हाथों से पैसे चुकाए और अपना थैला उठाया। वह गेट की भव्यता और वहां तैनात संतरियों की कड़क वर्दी देखकर सहम गईं। यह उनके बेटे का घर था, लेकिन यह किसी किले जैसा लग रहा था, जिसे बाहरी दुनिया को दूर रखने के लिए बनाया गया हो। क्या एक मां को अपने बेटे से मिलने के लिए भी अनुमति की जरूरत होगी? गायत्री ने एक गहरी सांस ली, अपने बिखरे हुए बालों को ठीक किया और गेट की ओर कदम बढ़ाया। उनके पैरों में वही पुरानी प्लास्टिक की चप्पलें थीं जो गांव की धूल से सनी थीं, लेकिन उनकी चाल में एक मां का अधिकार था। उन्होंने गेट पर खड़े संतरी की ओर देखा, जो उन्हें संदेह की दृष्टि से ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। मुझे साहब से मिलना है, उन्होंने अपनी कमजोर आवाज में कहा। मैं उनकी मां हूं। संतरी ने अविश्वास से हंसते हुए अपने साथी की ओर देखा, जैसे उसने कोई चुटकुला सुना हो। वह नहीं जानता था कि इस फटेहाल महिला के भीतर कितना बड़ा तूफान और कितना गहरा प्यार छिपा है, जो अभी इस लोहे के फाटक से टकराने वाला है। लोहे का वह विशाल फाटक, जिस पर सुनहरे अक्षरों में जिलाधिकारी आवास लिखा था, गायत्री के लिए किसी दूसरी दुनिया की सीमा रेखा जैसा लग रहा था। संतरी ने अपनी बंदूक की नली से रास्ता रोकते हुए उन्हें हिकारत से देखा, जैसे वह कोई कचरा हो जो हवा से उड़कर वहां आ गया हो। ए माई, आगे कहां बढ़ी जा रही है? यह कोई धर्मशाला नहीं है, उसने कड़कती आवाज में कहा। गायत्री ने अपने मैले पल्लू को कसकर पकड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोली, बेटा, मैं साहब की मां हूं, उनसे मिलने आई हूं, बस एक बार खबर कर दो। संतरी और उसका साथी एक दूसरे को देखकर जोर से हंस पड़े। साहब की मां और मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, चल हट यहां से। सुबह सुबह कहां कहां से आ जाते हैं भिखारी। उसने उन्हें धक्का देने का इशारा किया। गायत्री को लगा जैसे किसी ने उनके गाल पर तमाचा मार दिया हो, लेकिन अपमान से ज्यादा उन्हें इस बात की चिंता थी कि कहीं अर्जुन उन्हें देखे बिना ही चला न जाए। उन्होंने हार नहीं मानी और गेट की सलाखों को पकड़कर अंदर झांकने की कोशिश की। अरे भैया, झूठ नहीं बोल रही, मेरा अर्जुन यहीं रहता है, बस एक बार उसे मेरा नाम बता दो। गायत्री देवी। उनकी आवाज में रुलाई फूट पड़ी थी। वह धूप में खड़ी रहीं। पसीना उनकी झुर्रियों से बहता हुआ उनकी गर्दन को भिगो रहा था। तभी अंदर हलचल हुई। नौकर भागदौड़ करने लगे और एक चमचमाती हुई सफेद कार पोर्च में आकर रुकी। गेट के संतरी तुरंत सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। उनकी हंसी गायब हो गई और चेहरे पर डर मिश्रित आदर आ गया। बंगले का भारी सागौन का दरवाजा खुला और अर्जुन बाहर निकला। वह क्रीम रंग का सूट पहने हुए था, आंखों पर काला चश्मा लगाए। किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। उसके साथ नैना थी, जो कांजीवरम रेशमी साड़ी और हीरे के जेवरों में लदी हुई थी, और साथ में शहर के कुछ अन्य बड़े अधिकारी भी थे। वे हंसते बोलते कार की ओर बढ़ रहे थे। गायत्री की बूढ़ी आंखों ने तुरंत अपने बेटे को पहचान लिया। सारी बाधाओं को भूलकर उन्होंने अपनी पूरी ताकत से आवाज लगाई, अर्जुन लल्ला। उनकी आवाज उस शांत वातावरण में एक विस्फोट की तरह गूंजी। अर्जुन के कदम ठिठक गए। उसने चश्मा उतारकर गेट की ओर देखा, जहां दो संतरियों के बीच एक दुबली पतली, मैली कुचैली आकृति खड़ी हाथ हिला रही थी। एक पल के लिए समय जैसे थम गया। अर्जुन का चेहरा
जो अभी आत्मविश्वास से चमक रहा था, अब राख की तरह सफेद पड़ गया। उसने अपनी मां को पहचान लिया था। वही साड़ी, वही झुका हुआ शरीर, वही चेहरा जिसे उसने सालों पहले पीछे छोड़ दिया था। उसके साथ खड़े अधिकारी और नैना भी रुक गए और आश्चर्य से गेट की ओर देखने लगे। नैना ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए, जैसे उसे कोई बदबू आई हो, अर्जुन के कान में फुसफुसाया, अर्जुन, यह गंदी औरत कौन है जो तुम्हारा नाम ले रही है? क्या यहां की सिक्योरिटी इतनी खराब है? अर्जुन का दिल पसलियों से बाहर आने को तैयार था। एक तरफ उसकी जन्म देने वाली मां थी और दूसरी तरफ उसकी बनाई हुई झूठी प्रतिष्ठा की दुनिया। अर्जुन की नजरें अपनी मां की उम्मीद भरी आंखों से मिलीं, लेकिन उनमें प्यार की जगह डर ने ले ली थी। उसके दिमाग में एक युद्ध चल रहा था, सत्य का स्वीकार या सामाजिक मृत्यु। उसके सहकर्मी, जो उसे एक कुलीन जमींदार का बेटा मानते थे, प्रश्नवाचक नजरों से उसे देख रहे थे। अगर वह आज इस सफाई कर्मचारी को अपनी मां स्वीकार कर लेता, तो वर्षों का उसका सारा बनावटी आवरण एक पल में तार तार हो जाता। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी अंतरात्मा का गला घोंटा और नैना की ओर मुड़कर एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, कोई नहीं नैना, यह मेरे गांव की पुरानी दाई नौकरानी है। बचपन में इसने हमारी बहुत सेवा की थी। शायद बुढ़ापे में कुछ मदद मांगने आई है। बेचारी का दिमाग भी थोड़ा चल गया है। गायत्री, जो गेट के पास खड़ी अर्जुन के पास आने का इंतजार कर रही थी, ने ये शब्द नहीं सुने, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के हाव भाव देख लिए थे। उन्होंने देखा कि कैसे अर्जुन ने उनकी ओर उंगली उठाई और फिर लापरवाही से हाथ झटक दिया। अर्जुन ने अपने ड्राइवर को कुछ इशारा किया और फिर संतरी की ओर मुड़कर कठोर आवाज में चिल्लाया, प्रताप, इन्हें पिछले गेट से सर्वेंट क्वार्टर की तरफ ले जाओ। मैं बाद में देखता हूं। यह तमाशा मत बनाओ। यह आदेश गायत्री के लिए किसी मृत्युदंड से कम नहीं था। उनका बेटा, जिसे उन्होंने अपनी छाती से लगाकर बड़ा किया था, आज उन्हें सामने के दरवाजे से अपनाने में शर्मिंदा था। वह उन्हें दुनिया से छिपाना चाहता था, जैसे कोई अपनी गंदी चादर को मेहमानों के आने पर पलंग के नीचे छिपा देता है। संतरी, जो अब समझ गया था कि यह महिला कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है, बल्कि सिर्फ एक पुरानी नौकरानी है, ने फिर से अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। सुना नहीं साहब ने क्या कहा, चलो पीछे। उसने गायत्री की बांह पकड़कर उन्हें घसीटने की कोशिश की। गायत्री ने कोई विरोध नहीं किया। उनके पैर सुन्न हो गए थे और हाथ से लड्डू का डिब्बा लगभग छूटने ही वाला था। वह अर्जुन को कार में बैठते हुए देख रही थी। कार का काला शीशा ऊपर चढ़ा और उनका बेटा उनकी नजरों से ओझल हो गया। उस शीशे ने न केवल अर्जुन को बाहर की धूप से बचाया था, बल्कि उसे अपनी मां की उस टूटी हुई नजर से भी बचा लिया था, जो शायद उसे जीवन भर सोने नहीं देती। गायत्री को बंगले की ऊंची दीवार के साथ साथ पीछे के रास्ते की ओर ले जाया गया। वह दीवार, जिस पर नुकीले कांच के टुकड़े लगे थे, अब उनके और उनके बेटे के बीच की असली दूरी बन गई थी। अंदर मखमली सोफे और वातानुकूलित कमरे थे और बाहर धूल भरी सड़क और एक मां का अपमानित स्वाभिमान। वह चुपचाप चलती रहीं। उनकी आंखों से आंसू नहीं बह रहे थे, क्योंकि सदमे ने उन्हें पत्थर कर दिया था। उन्होंने सोचा था कि वे अपने पोते को गोद में खिलाएंगी, लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे कोई अपराधी हैं जिसे सजा सुनाई गई हो। पुरानी दाई अर्जुन का दिया। यह नया परिचय उनके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। उनके मां होने के अस्तित्व को चकनाचूर कर रहा था। बंगले के पिछले हिस्से में एक अजीब सा सन्नाटा था, जो केवल जनरेटर की नीरस, घरघराहट और रसोई से बर्तनों के टकराने की आवाजों से टूट रहा था। गायत्री को एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे नौकरों के क्वार्टर के पास टूटी हुई प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठाया गया था। सामने की तरफ से आती संगीत की तेज धुनें और मेहमानों के हंसने की आवाजें उन तक पहुंच रही थीं, जो एक अदृश्य दीवार की तरह उनकी गरीबी का मजाक उड़ा रही थीं। यहां हवा में डीजल और बासी खाने की गंध थी, जबकि कुछ ही मीटर दूर मोगरा और महंगे इत्र की खुशबू महक रही थी।
आते जाते वर्दीधारी वेटर उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई अजूबा हो। उनकी आंखों में दया कम और उपहास ज्यादा था। गायत्री अपने पल्लू को कसकर पकड़े अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी, यह महसूस करते हुए कि वह अपने ही बेटे के घर में एक अवांछित घुसपैठिया बन गई हैं। समय रेंग रहा था और हर गुजरता पल गायत्री के दिल पर एक पत्थर जैसा भारी लग रहा था। उन्होंने कई बार उठकर अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन वहां तैनात निजी सुरक्षा गार्ड ने उन्हें हर बार रोक दिया। साहब, अभी व्यस्त हैं। रुकिए। उसका रूखा जवाब उनके धैर्य की परीक्षा ले रहा था। गायत्री सोच रही थी कि क्या अर्जुन उन्हें भूल गया है? क्या वह उन बड़े लोगों के बीच इतना खो गया है कि उसे याद ही नहीं रहा कि उसकी मां बाहर अंधेरे में भूखी प्यासी बैठी है। उनका गला प्यास से सूख रहा था, लेकिन उन्होंने पानी मांगने की हिम्मत नहीं की। उन्हें डर था कि कहीं उनकी कोई भी मांग अर्जुन को और नाराज न कर दे। वह बस अपनी गोद में रखे लड्डू के डिब्बे को सहलाती रही, जिसमें उनके पोते के लिए उनका सारा प्यार बंद था। काफी देर बाद पिछली रसोई का जालीदार दरवाजा खुला और अर्जुन बाहर निकला। उसके चेहरे पर वह मुस्कान नहीं थी जो कैमरे के सामने होती थी, बल्कि माथे पर चिंता और गुस्से की गहरी लकीरें थीं। उसने अपनी टाई ढीली कर रखी थी और हाथ में व्हिस्की का गिलास था, जिसे उसने जल्दी से एक तरफ रख दिया। उसने अपनी मां के चरण स्पर्श नहीं किए, न ही उसकी आंखों में कोई नमी थी। उसके बजाय वह सीधा उनके पास आया और दबी हुई, फुसफुसाती हुई आवाज में, जिसमें क्रोध का लावा उबल रहा था, बोला, मां, तुम यहां क्यों चली आईं? तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है? अंदर कमिश्नर साहब और मंत्री जी बैठे हैं। अगर उन्होंने तुम्हें इस हाल में देख लिया होता तो मेरी क्या इज्जत रह जाती? तुमने आने से पहले एक फोन करने की भी जहमत क्यों नहीं उठाई? गायत्री का दिल, जो बेटे को देखकर एक पल के लिए खिल उठा था, उसके शब्दों को सुनकर मुरझा गया। वह खड़ी हो गई, उनके पैर कांप रहे थे। बेटा, मैंने सुना तेरे घर लल्ला हुआ है, बस रहा नहीं गया। उनकी आवाज बमुश्किल निकल पा रही थी, जैसे कोई अपराधी अपनी सफाई दे रहा हो। मैं किसी को परेशान करने नहीं आई थी अर्जुन। सोचा था बस एक बार पोते का मुंह देख लूंगी, उसे आशीर्वाद दे दूंगी और चली जाऊंगी। मुझे तुम्हारी दावत से, तुम्हारे बड़े मेहमानों से कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने अपनी फटी साड़ी के पल्लू से लड्डू का डिब्बा निकालने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उनकी बात काट दी। उसे मां की ममता नहीं, बल्कि अपना सामाजिक रुतबा खतरे में दिख रहा था। उसे लग रहा था कि मां का यह देहार्तीपन उसके आधुनिक जीवन के कैनवास पर एक बदनुमा दाग है। तभी रेशमी कपड़ों की सरसराहट और हील्स की टकटक आवाज ने उन्हें चौंका दिया। नैना वहां आ पहुंची थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने अपनी नाक पर एक सुगंधित रूमाल रखा हुआ था, जैसे वह किसी कूड़ाघर में आ गई हो। उसकी आंखों में गायत्री के लिए वह सम्मान नहीं था जो एक बहू की आंखों में होना चाहिए, बल्कि शुद्ध घृणा थी। अर्जुन, यह तमाशा अभी तक खत्म नहीं हुआ, उसने तीखे स्वर में पूछा, अपनी आवाज को नियंत्रित रखते हुए भी उसमें विष घोल दिया। तुम्हें पता है ना कि अभी अभी बेबी का वैक्सीनेशन हुआ है, उसका इम्यून सिस्टम कितना कमजोर है। ये औरत, उसने गायत्री की ओर इशारा किया, न जाने किस बस में, किन लोगों के बीच से आई है। मैं अपने बेटे को इनके पास फटकने भी नहीं दे सकती। अगर उसे इन्फेक्शन हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? नैना के शब्द गायत्री के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। वह जिसे अपना वंश, अपना खून समझ रही थी, उसे अब इन्फेक्शन और बीमारी का स्रोत माना जा रहा था। वह अनजाने में अपने हाथों को अपनी साड़ी में पोंछने लगी, जैसे कि वह सचमुच गंदी हो। उन्हें अपनी गरीबी पर इतनी शर्मिंदगी पहले कभी महसूस नहीं हुई थी, न तब जब वे नालियां साफ करती थीं, और न तब जब लोग उन्हें दुत्कारते थे। आज यह अपमान अपनों से मिला था, जो सबसे गहरा घाव दे गया।
अर्जुन अपनी पत्नी और मां के बीच मौन खड़ा था। उसकी चुप्पी नैना की क्रूरता का समर्थन कर रही थी। वह अपनी पत्नी की क्लास और हाइजीन के तर्कों के सामने अपनी मां के निस्वार्थ प्रेम का बचाव करने में असमर्थ था। वह उस शिक्षा का क्या मोल था जो उसे एक बेहतर इंसान नहीं बना सकी। इसे अभी यहां से भेजो अर्जुन। नैना ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। मेहमान खाना खाने वाले हैं और मुझे यह सब डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। ड्राइवर को बोलो इन्हें बस स्टैंड छोड़ आए। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और अपनी जेब से चमड़े का वॉलेट निकाला। उसने उसमें से 5-5 100 के कई नोट निकाले, शायद 5 या 10 हज़ार रहे होंगे, और गायत्री की ओर बढ़ाया। मां, नैना सही कह रही है। बच्चे की सेहत का रिस्क हम नहीं ले सकते। तुम समझती क्यों नहीं? अभी जाओ, मैं बाद में गांव आऊंगा तो बात करूंगा। ये पैसे रखो और आराम से जाना। उसने नजरें चुराते हुए कहा। पैसे देने का उसका अंदाज ऐसा था जैसे वह किसी भिखारी को दान देकर अपना पिंड छुड़ा रहा हो। वह नोट हवा में ऐसे लटक रहे थे जैसे रिश्तों की फांसी का फंदा हो। गायत्री ने उन पैसों को नहीं छुआ। उनकी आंखों में अब आंसू सूख चुके थे और उनकी जगह एक अजीब सी शून्यता ने ले ली थी। वह शून्यता जो तब आती है जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ जाती है। उन्होंने धीरे से अर्जुन का हाथ पीछे कर दिया। उनकी आवाज में अब कंपन नहीं था, बल्कि एक पत्थर जैसी कठोरता और ठहराव था। मैंने तुझे पालने के लिए झाड़ू लगाई थी, भीख नहीं मांगी थी। आज भी मेरे हाथ में इतनी ताकत है कि अपना पेट भर सकूं। उन्होंने वह लड्डू का डिब्बा पास पड़ी एक धूल भरी मेज पर रख दिया। यह तेरे बेटे के लिए है। इसमें नानी का प्यार है, कोई बीमारी नहीं। जब वह बड़ा हो जाए तो उसे बताना कि उसकी एक दादी थी जो उसे देखने आई थी, लेकिन अपनी गरीबी की वजह से मिल नहीं पाई। गायत्री ने अपनी पुरानी शॉल को कंधों पर कस लिया और मुड़ी। जाने से पहले उन्होंने एक बार ऊपर की ओर देखा, जहां एक कमरे की खिड़की रोशन थी। क्या वह वही है? उन्होंने पूछा, लेकिन जवाब का इंतजार नहीं किया। उन्होंने दूर से ही उस खिड़की की ओर हाथ जोड़ दिए। अपनी आत्मा की सारी दुआएं उस अदृश्य बच्चे पर न्योछावर कर दी जिसे गोद में लेना उनके नसीब में नहीं था। झुग झुग जियो मेरे लाल, उन्होंने बुदबुदाया। अर्जुन के होंठ हिले। वह शायद मां कहना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही घुट कर रह गई। उसकी अंतरात्मा चीख रही थी, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा ने उसका मुंह बंद कर रखा था। वह बस खड़ा देखता रहा, बिना एक शब्द और बोले। गायत्री ने अंधेरे रास्ते की ओर कदम बढ़ा दिए। उनकी पीठ झुकी हुई थी, लेकिन उनका आत्मसम्मान हिमालय की तरह ऊंचा था। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वह जानती थीं कि अगर उन्होंने मुड़कर देखा तो शायद वह टूट जाएंगी। नैना ने राहत की सांस ली और अर्जुन का हाथ खींचते हुए बोली, चलो, अब मूड मत खराब करो। केक कटिंग का टाइम हो गया है। अर्जुन एक कठपुतली की तरह अंदर चला गया, जहां रोशनी और तालियों की गड़गड़ाहट उसका इंतजार कर रही थी। पीछे सर्वेंट क्वार्टर के उस अंधेरे कोने में वह लड्डू का डिब्बा लावारिस पड़ा था, जिस पर अब चींटियों की कतारें रेंगने लगी थीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस रात एक मां के अरमानों को कुचला गया था। सिविल लाइंस की वह चमचमाती सड़क, जो कुछ देर पहले उम्मीद का रास्ता लग रही थी, अब गायत्री के लिए एक अंतहीन सुरंग बन गई थी। बंगले के पीछे का लोहे का गेट जब उनके पीछे बंद हुआ तो उसकी धातुई खनक ने उनके दिल पर एक अंतिम मोहर लगा दी। उनके कानों में अभी भी नैना के कड़वे शब्द और अर्जुन की कायरतापूर्ण चुप्पी गूंज रही थी। सड़क के किनारे लगे लैंपपोस्ट की पीली रोशनी में उनकी परछाई भी उनका साथ छोड़ती हुई लग रही थी, जैसे वह भी अपने स्वामी की दुर्दशा देखकर शर्मिंदा हो। शहर की हवा में अब ठंडक घुलने लगी थी, लेकिन गायत्री को ठंड का एहसास नहीं हो रहा था। उनका शरीर सुन्न पड़ चुका था और आत्मा उस झटके से जल रही थी जो अपनों के तिरस्कार से लगता है।
वह यंत्रवत कदम बढ़ा रही थी, बिना किसी दिशा या मंजिल के, बस उस अपमानजनक स्थान से दूर जाना चाहती थी। आसमान में काले बादलों का जमावड़ा शुरू हो गया था, जो उनके जीवन में आए तूफान का प्रतिबिंब लग रहा था। अचानक तेज हवाएं चलने लगीं, जो सड़क किनारे लगे पेड़ों को झकझोर रही थीं, मानो प्रकृति भी इस अन्याय पर क्रोधित हो। इक्का दुक्का गाड़ियां उनके पास से सनसनाती हुई गुजर रही थीं। उनके पहिए कीचड़ उछाल रहे थे, लेकिन गायत्री को कोई होश नहीं था। उन्हें याद आया कि आखिरी बार उन्होंने कल रात पानी पिया था। भूख और प्यास अब एक धीमे जहर की तरह उनके शरीर को तोड़ रहे थे। उनकी फटी हुई चप्पल का एक पट्टा टूट गया, जिससे वह लड़खड़ा गईं, लेकिन उन्होंने रुकने की जहमत नहीं उठाई। नंगे पैर ही उस पथरीली सड़क पर चलती रहीं, जहां हर कंकड़ उनके बलिदानों का हिसाब मांग रहा था। चलते चलते उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वर्तमान की कड़वी सच्चाई अतीत की मीठी यादों में घुलने लगी। उन्हें वह दिन याद आया जब नन्हा अर्जुन पहली बार अपने पैरों पर खड़ा हुआ था। वह कितनी खुश हुई थी, यह सोचकर कि उनका बेटा अब अपनी राह खुद बनाएगा। आज उसी बेटे के पैरों ने उन्हें अपनी दुनिया से बाहर धकेल दिया था। वह एक भ्रम की स्थिति में बड़बड़ाने लगी, लल्ला, देख संभल कर चलना, गिर जाएगा। सड़क का शोर उन्हें अर्जुन की हंसी जैसा लग रहा था। उनका दिमाग अब वास्तविकता और यादों के बीच झूल रहा था, जहां वह फिर से एक युवा मां थी, जो अपने बच्चे को दुनिया की हर बुराई से बचाने के लिए अपनी छाती का कवच बना रही थी। तभी आसमान का सीना चीरकर बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश की मोटी बूंदें उनके कमजोर शरीर पर पत्थरों की तरह बरसने लगीं। उनकी साड़ी पूरी तरह भीगकर उनके हड्डियों के ढांचे से चिपक गई। शहर की सड़कें अब वीरान हो चुकी थीं। हर कोई अपने घरों की सुरक्षा में भाग गया था। केवल वह एक बूढ़ी मां थी, जिसके लिए धरती पर कोई छत नहीं बची थी। वह ठंड से बुरी तरह कांपने लगीं। उनके दांत किटकिटा रहे थे। वह एक बस स्टॉप के शेल्टर के नीचे सहारा लेने की कोशिश करने लगीं, लेकिन वहां पहले से ही कुछ आवारा कुत्ते बैठे थे, जो उन्हें देखकर भौंकने लगे। गायत्री ने अपनी हार मान ली और सड़क के किनारे एक बंद दुकान के शटर के पास सिकुड़कर बैठ गईं। बारिश का पानी नाले की तरह उनके पैरों के पास से बह रहा था। उधर डीएम के आलीशान बंगले के अंदर झूमर की रोशनी और वातानुकूलित हवा ने बाहर के तूफान को पूरी तरह ढक रखा था। पार्टी अपने शबाब पर थी। शैंपेन की बोतलें खुल रही थीं और केक काटने की रस्म अदा की जा रही थी। अर्जुन मेहमानों के बीच घिरा हुआ मुस्कुराने का नाटक कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार उस खिड़की की ओर जा रही थीं, जहां बाहर अंधेरा और बारिश थी। हर बार जब बिजली कड़कती, उसका दिल सहम जाता। उसे अपनी मां का वह चेहरा याद आ रहा था, जब उसने उन्हें पैसे देने की कोशिश की थी। वह स्वाभिमान, वह दुहक और वह मौन विदाई। उसकी अंतरात्मा उसे कचोट रही थी। उसके कान उस संगीत के बीच भी मां की खामोश चीख सुन रहे थे। नैना उसकी बाह थामे हुए थी, अपनी जीत पर खुश, लेकिन अर्जुन को वह स्पर्श अब किसी बंधन जैसा लग रहा था। अचानक नौकरों के क्वार्टर की तरफ से किसी चीज के गिरने की तेज आवाज आई। अर्जुन चौंक कर वहां पहुंचा तो देखा कि उसका 3 साल का भतीजा, जो मेहमानों के साथ आया था, उस मेज के पास खेल रहा था जहां गायत्री ने लड्डू का डिब्बा छोड़ा था। बच्चे के हाथ से डिब्बा छूटकर गिर गया था और सारे बेसन के लड्डू फर्श पर बिखर गए थे। कुछ लड्डू जूतों के नीचे आकर कुचल गए थे। पूरे कमरे में सौंधे घी और बेसन की वही पुरानी, जानी पहचानी महक फैल गई, वही खुशबू जो अर्जुन के बचपन के त्योहारों की पहचान थी। वह महक अर्जुन की नाक में नहीं, सीधे उसकी रूह में उतर गई। उसे लगा जैसे वह फर्श पर बिखरे हुए लड्डू नहीं, बल्कि उसकी मां का कलेजा है, जिसे उसने अपने और अपने समाज के पैरों तले रौंद दिया है। अर्जुन उस बिखरे हुए प्रसाद को देखकर स्तब्ध रह गया। एक अजीब सी घबराहट ने उसे घेर लिया।
जैसे कोई बहुत बड़ा अपशकुन हो गया हो। उसने झुककर एक टूटे हुए लड्डू को उठाने की कोशिश की। उसके हाथ कांप रहे थे। साहब, छोड़िए इसे, मैं साफ कर देता हूं, गंदा हो गया है, एक नौकर ने दौड़कर आते हुए कहा और झाड़ू लगाने लगा। रुको, अर्जुन ने लगभग चीखते हुए उसे रोका। उसकी आवाज में इतना दर्द और दहशत थी कि कमरे में सन्नाटा छा गया। नैना भी वहां आ गई। क्या हुआ अर्जुन? बस कुछ मिठाइयां ही तो है, इतना ड्रामा क्यों? लेकिन अर्जुन उसे सुन नहीं रहा था। उसे अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगी, जैसे बंगले की दीवारें उसे दबा रही हों। बाहर तूफान और तेज हो गया था। खिड़कियां खड़खड़ा रही थीं। सड़क पर गायत्री की चेतना अब अंतिम सांसें गिन रही थी। ठंड ने उनके शरीर की गर्मी सोख ली थी। उन्हें अब दर्द महसूस नहीं हो रहा था, बस एक मीठी सी नींद आ रही थी। उन्हें लगा जैसे अर्जुन छोटा बच्चा बनकर उनकी गोद में सिर रखकर सो रहा है। सो जा लल्ला, मैं यहीं हूं, उन्होंने हवा में हाथ फेरते हुए कहा। उनके सामने एक धुंधली आकृति उभरी। शायद वह यमराज थे, या शायद उनके मृत पति उन्हें लेने आए थे। एक तेज रोशनी उनकी आंखों के सामने कौंधी, शायद किसी गुजरती हुई गाड़ी की हेडलाइट थी। लेकिन गायत्री को लगा कि वह मुक्ति का द्वार है। उन्होंने अपनी मुट्ठी में वह काला धागा और नजर का टीका कसकर पकड़ रखा था जो वह पोते के लिए लाई थी। उसी समय बंगले में अर्जुन ने अपना गिलास पटक दिया। मुझे जाना होगा, वह बड़बड़ाया। उसका चेहरा पसीने से तरबतर था। कहां? इस बारिश में तुम पागल हो गए हो क्या? नैना ने उसे रोकने की कोशिश की। मेरी मां, वह बाहर है। नैना, वह अकेली है। अर्जुन ने पहली बार नैना की आंखों में आंखें डालकर कहा, और उसकी आवाज में डीएम का नहीं, बल्कि एक बेटे का अधिकार था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। वह पागलों की तरह दरवाजे की ओर भागा, अपनी कार की चाबियां ढूंढते हुए। मेहमान हैरान होकर एक दूसरे को देख रहे थे। अर्जुन ने अपनी जैकेट उतार फेंकी और मूसलाधार बारिश में अपनी कार दौड़ाई, उस अंधेरी सड़क की ओर जहां उसने अपनी जननी को त्याग दिया था। लेकिन नियति अपना खेल खेल चुकी थी। शहर के एक सुनसान चौराहे पर, एक पुराने हनुमान मंदिर की सीढ़ियों के पास, गायत्री का शरीर बारिश में भीग रहा था। उनके प्राण पखेरु उड़ने को तैयार थे। एक आवारा कुत्ता उनके पास आकर सूंघ रहा था। दूर कहीं पुलिस की जीप का सायरन बज रहा था, जो मदद के लिए नहीं बल्कि किसी और दुर्घटना की सूचना देने जा रहा था। गायत्री के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, वह शांति जो जीवन भर के संघर्ष के बाद मिलती है। उनके हाथ से वह काला धागा छूटकर गंदे पानी में गिर गया था और बारिश की धारा उसे नाले की ओर बहा ले जा रही थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे समाज की कठोरता ने उनके सपनों को बहा दिया था। बारिश थम चुकी थी, लेकिन शहर की सड़कें अभी भी गीली और उदास थीं, जैसे किसी बड़े शोक में डूबी हों। अर्जुन अपनी कार को पागलों की तरह दौड़ा रहा था। उसकी हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई हर उस जगह को तलाश रही थीं जहां उसकी मां हो सकती थी। उसने बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और पार्कों के हर कोने को छान मारा, लेकिन गायत्री कहीं नहीं मिली। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आ रहा था। गेट के बाहर मां का वह अपमानित चेहरा और उनका वह खाली हाथ जो सिर्फ आशीर्वाद देने उठा था। उसका हाई टेक फोन जो हमेशा मंत्रियों और अफसरों के नंबरों से बजता रहता था, आज बेकार पड़ा था। कोई भी तकनीक उसे उसकी मां तक नहीं पहुंचा सकती थी। उसके दिल में पछतावे की आग जल रही थी, जो बारिश की ठंडक से भी नहीं बुझ रही थी। वह अपनी ही बनाई हुई प्रतिष्ठा की जेल में घुट रहा था, यह महसूस करते हुए कि उसने हीरे को फेंककर पत्थर बटोरे हैं। सुबह की पहली किरण के साथ ही पुलिस के वायरलेस सेट पर एक संदेश गूंजा, जिसने अर्जुन की दुनिया को हमेशा के लिए अंधेरा कर दिया। कोतवाली के इंस्पेक्टर ने कांपती आवाज में डीएम साहब को सूचित किया कि हनुमान मंदिर के पास
एक लावारिस बुजुर्ग महिला का शव मिला है, जो ठंड और भूख से मर गई लगती है। अर्जुन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह बिना एक शब्द बोले सिविल अस्पताल की ओर भागा। सायरन की आवाज अर्जुन और भूख से मर गई लगती है कि जमीन खिसक गई। वह बिना एक शब्द बोले सिविल अस्पताल की ओर भागा। जो कभी उसकी ताकत का प्रतीक थी, आज उसे किसी रोते हुए बच्चे की चीख जैसी लग रही थी। अस्पताल के कॉरिडोर में सन्नाटा छा गया जब जिले का सबसे बड़ा अधिकारी बदहवास हालत में बिना जूतों के दौड़ता हुआ मुर्दाघर की ओर बढ़ा। डॉक्टर और नर्सें, जो उसे सलामी देने के लिए तैयार थे, उसके चेहरे पर मौत का खौफ देखकर पीछे हट गए। मुर्दाघर की ठंडी सफेद रोशनी में एक स्ट्रेचर पर मैली चादर से ढका हुआ एक शरीर रखा था। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे जब उसने धीरे से चादर हटाई। वहां गायत्री लेटी थी। उनका शरीर नीला पड़ चुका था, लेकिन चेहरे पर वही शांत भाव था, जैसे वह अपने बेटे के लिए कोई अंतिम प्रार्थना कर रही हों। उनकी मुट्ठियां अभी भी कसकर बंद थीं। अर्जुन की चीख उसके गले में ही घुट गई और वह घुटनों के बल वहीं गिर पड़ा। यह वही मां थी जिसने अपनी जवानी की सारी गर्मी उसे पालने में खर्च कर दी थी, और आज वह ठंड से ठिठुर कर मर गई। उसकी महंगी विदेशी घड़ी टिक टिक कर रही थी, उसे यह याद दिलाते हुए कि उसका समय, वह समय जो उसे अपनी मां को देना चाहिए था, अब खत्म हो चुका है। वहां खड़े एक हवलदार ने एक प्लास्टिक की थैली अर्जुन की ओर बढ़ाई, जिसमें मृतका का सामान था। अर्जुन ने उसे खोला तो उसमें से वह काला धागा, कुछ चिल्लर और एक गला हुआ लिफाफा निकला। लिफाफे के अंदर वही नोट थे जो अर्जुन ने अपनी शादी के समय भेजे थे। एक भी रुपया खर्च नहीं किया गया था, और उन नोटों के बीच उसकी एक बचपन की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर थी, जिसे पसीने और आंसुओं ने धुंधला कर दिया था। यह देख अर्जुन का सब्र टूट गया। वह दहाड़े मार मारकर रोने लगा। मां, उठो मां, मैं आ गया हूं। उसका विलाप मुर्दाघर की दीवारों से टकराकर वापस आ रहा था। वहां मौजूद पुलिस वाले और डॉक्टर, जिन्होंने हमेशा उसे एक सख्त प्रशासक के रूप में देखा था, आज एक असहाय बेटे को देख अपनी आंखें पोंछ रहे थे। अर्जुन ने किसी भी वीआईपी प्रोटोकॉल को मानने से इनकार कर दिया। उसने एम्बुलेंस को मना कर दिया और अपनी मां के शव को अपनी गोद में उठाया, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में वह उसे उठाती थी। उसकी महंगी शर्ट पर मां के मैले कपड़ों की गंदगी लग गई, लेकिन आज उसे वही गंदगी दुनिया के सबसे पवित्र चंदन जैसी लग रही थी। वह नंगे पैर अस्पताल से बाहर निकला। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शहर के लोग, जो अपनी दुकानों और घरों से बाहर झांक रहे थे, सन्न रह गए। उन्होंने देखा कि उनका साहब, जिसे वे देवता मानते थे, एक साधारण फटी पुरानी साड़ी पहनी महिला को छाती से लगाए पागलों की तरह श्मशान घाट की ओर पैदल चल रहा है। आज उसके कंधों पर जिले का भार नहीं, बल्कि उसके अपने पापों का बोझ था। गंगा के घाट पर, जहां चिता तैयार की जा रही थी, अर्जुन एक पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा था। नैना भी वहां पहुंच चुकी थी। उसका चेहरा शर्म और ग्लानि से झुका हुआ था, लेकिन अर्जुन ने उसकी ओर देखा तक नहीं। पंडित ने जब मुखाग्नि के लिए कहा, तो अर्जुन के हाथ कांप उठे। उसने वह मशाल उठाई और अपनी मां की चिता को आग दी, वह अग्नि जो उसके अपने अस्तित्व का स्रोत थी। लपटें ऊपर उठी और धुएं के साथ गायत्री का शरीर पंचतत्व में विलीन होने लगा। अर्जुन वहीं बैठा रहा, धधकती चिता को देखता रहा, यह महसूस करते हुए कि इस आग में सिर्फ उसकी मां नहीं जल रही, बल्कि उसका अहंकार, उसकी झूठी शान और उसका वह डीएम वाला मुखौटा भी जलकर खाक हो रहा है। अस्थि विसर्जन के समय अर्जुन कमर तक गंगा के ठंडे पानी में खड़ा था। उसने अपनी अंजलि में मां की राख और हड्डियां लीं। पानी की लहरें उसके पैरों से टकरा रही थीं, जैसे उसे धिक्कार रही हों। मां, मुझे माफ कर देना। उसने बुदबुदाया और राख को प्रवाह में छोड़ दिया। राख धीरे धीरे मटमैले पानी में घुल गई और दूर बह गई, समुद्र से मिलने के लिए। अर्जुन जानता था
कि वह अब चाहे जितने भी मंदिरों में माथा टेक ले, चाहे जितने भी अनाथालयों को दान दे दे, यह बोझ उसके दिल से कभी नहीं उतरेगा। मां का प्यार एक ऐसा धन है जिसे चुकाया नहीं जा सकता, और उसने तो उस क्षणदाता को ही अपने दरवाजे से भगा दिया था। गंगा मैया सब पाप धो सकती है, लेकिन मातृ दौड़ का पाप नहीं। जब अर्जुन पानी से बाहर आया तो वह एक बदला हुआ इंसान था। उसके भीगे हुए कपड़ों से पानी टपक रहा था और उसके चेहरे से वह कठोरता गायब हो चुकी थी जिसने उसे अपनी जड़ों से काट दिया था। उसने घाट की सीढ़ियों पर माथा टेका और वहां की धूल अपने माथे पर लगा ली, वह धूल जिसे उसकी मां ने ताउम्र साफ किया था। अब यही धूल उसका असली तिलक थी, उसका असली सम्मान। सूर्य अस्त हो रहा था, गंगा की लहरों पर लालिमा बिखेर रहा था। अर्जुन ने अपनी गाड़ी की ओर देखा, फिर पैदल ही शहर की ओर चल पड़ा। एक डीएम शायद वापस अपनी कुर्सी पर बैठ जाएगा, लेकिन वह बेटा जो उस रात मर गया था, अब ताउम्र अपनी मां की परछाई को उन अंधेरी गलियों में तलाशता रहेगा। 10 साल बीत चुके हैं और गंगा में न जाने कितना पानी बह चुका है। अर्जुन अब जिलाधिकारी से पदोन्नत होकर सचिवालय में एक वरिष्ठ सचिव बन गया है। उसके बालों में सफेदी आने लगी है और चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता है जो कभी नहीं हटती। लोग उसकी कार्यशैली की तारीफ करते हैं। वह बुजुर्गों और गरीबों के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं को लागू करने में सबसे आगे रहता है। हर रविवार वह शहर के सबसे बड़े वृद्धाश्रम में जाता है और वहां रहने वाली बूढ़ी माताओं के पैर अपने हाथों से धोता है। दुनिया उसे एक संवेदनशील और महान अधिकारी मानती है, लेकिन अर्जुन जानता है कि यह समाज सेवा नहीं बल्कि एक असफल प्रायश्चित है। वह हर बूढ़ी औरत के चेहरे में अपनी गायत्री मां की झलक ढूंढता है, लेकिन वह चेहरा उसे कभी नहीं मिलता। उसका आलीशान घर अब पहले से भी बड़ा है, लेकिन वह एक मकबरे जैसा शांत है। नैना और उसके बीच के रिश्ते में एक बर्फ की दीवार खड़ी हो गई है। उस रात की घटना ने उनके वैवाहिक जीवन की नींव को दीमक की तरह खोखला कर दिया। नैना अपनी किटी पार्टियों और सामाजिक दिखावे में व्यस्त रहती है और अर्जुन अपनी फाइलों और अपनी खामोशी में। उनका बेटा आरव अब 13 साल का हो गया है। एक दिन आरव को स्टोर रूम में सफाई करते समय वह पुराना धूल भरा लड्डू का डिब्बा और गायत्री की तस्वीर मिल गई। वह दौड़ता हुआ अर्जुन के पास आया और मासूमियत से पूछा, पापा, यह दादी है ना? आपने कहा था कि वह बहुत दूर रहती हैं। हम उनसे मिलने कभी क्यों नहीं गए? बेटे के उस सवाल ने अर्जुन के 10 साल पुराने घावों को फिर से हरा कर दिया। वह अपने बेटे की आंखों में नहीं देख सका। उसने कांपते हाथों से वह तस्वीर ली और उसे अपनी छाती से लगा लिया। हाँ बेटा, उसने रुंधे हुए गले से कहा। वह बहुत दूर चली गईं, इतनी दूर कि अब कोई गाड़ी, कोई विमान वहां नहीं जा सकता। उसने अपने बेटे को नहीं बताया कि उसकी दादी कहीं दूर नहीं, बल्कि उसी घर के पिछले दरवाजे से अपमान के बोझ तले दबकर दुनिया छोड़ गई थी। अर्जुन ने महसूस किया कि कर्म का पहिया घूम चुका है। आज उसके पास सब कुछ है, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, लेकिन वह सुकून नहीं है जो उसकी मां की गोद में सिर रखने पर मिलता था। हर साल गायत्री की पुण्यतिथि पर अर्जुन उसी हनुमान मंदिर के पास जाता है जहां उसकी मां ने आखिरी सांस ली थी। वह वहां गरीबों को भोजन कराता है और घंटों उस फुटपाथ पर बैठा रहता है, गंदे पत्थरों को निहारता रहता है। उसे अक्सर भ्रम होता है कि कोहरे में कोई झाड़ू लगा रहा है। वह दौड़कर वहां जाता है, मान पुकारता है, लेकिन वहां सिर्फ धूल और हवा होती है। वह समझ चुका है कि जीवन में रिटेक का कोई बटन नहीं होता। माता पिता भगवान का रूप होते हैं, और जब भगवान रूठ कर चले जाते हैं तो मंदिर सोने का भी बनवा लो, वह रहता खाली ही है। अर्जुन की कहानी आज भी उस शहर की हवाओं में एक चेतावनी की तरह गूंजती है। यह उन सभी संतानों के लिए एक सबक है जो अपनी ऊंची उड़ानों में उन जड़ों को काट देते हैं जिन्होंने उन्हें थाम रखा था। अर्जुन आज भी जिंदा है,
सांस ले रहा है, फाइलें साइन कर रहा है, लेकिन अंदर का वह इंसान उसी दिन मर गया था जिस दिन उसकी मां ने उसे पहचानने से इनकार करने पर भी आशीर्वाद दिया था। उसकी मेज पर एक तख्ती लगी है जिस पर लिखा है, सफलता का असली पैमाना यह है कि आपके अपने आप की ऊंचाई देखकर खुश होंगे, न कि आप उन्हें अपनी ऊंचाई से छोटा महसूस कराएं। और यही अर्जुन की अधूरी कहानी का पूरा सच है।